नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाल किले के भाषण में की गई घोषणाओं की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। पीएम ने गरीबों और मध्यम वर्ग के आवास के लिए किफायती ऋण लागू करने की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने घरों के लिए और ऊर्जा सुनिश्चित करने का उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री ने इस योजना को क्रियान्वित करने की तैयारियों की समीक्षा भी की। इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे सामने आई है, जहां हमास के आतंकियों ने इजराइल पर धावा बोल दिया है। इजरायली रक्षा बल ने आतंकियों के घुसने की पुष्टि की है। इसके अलावा इजराइल पर रॉकेट बरसाए गए हैं। रॉकेट की बौछार में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कम से कम 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। במלחמה. הבוקר חמאס सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में वीरगति को प्राप्त हुए जवान सरोज कुमार दास के पार्थिव शरीर भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सरोज कुमार को श्रद्धांजलि दी। जातीय जनगणना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान देते हुए कहा कि जो बिहार सरकार ने किया है वो मॉडल हम अपना रहे हैं। सर्वे होगा, जनगणना भारत सरकार ही करा रख सकती है। ये परिवारों का सर्वे हो रहा है। आर्थिक स्थिति मालूम पड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। स्वतः ही बिना मांगे हुए सर्वे के आधार पर लोगों को इमदाद मिलना शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ा काम है ये, वो करने जा रहे हैं। बड़ा चैलेंज है सर ये। कब से शुरू करेंगे? आचार संहिता से पहले आदेश हो जाएंगे? देखिए आदेश तो हो जाएगा। आदेश तो इमीडिएटली हो जाएंगे। जब मैंने कह दिया है तो निर्णय जल्दी आ जाएगा। उसके बाद में अगर कोड ऑफ कंडक्ट लागू भी होता है तो इसमें क्या दिक्कत आएगी? हम तो अच्छा काम ही कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक में बहस हो चुकी है। हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, बिहार गवर्नमेंट के पक्ष के अंदर आ गया है। तो वही मॉडल हम अपना रहे हैं। जो बिहार गवर्नमेंट ने किया है वही मॉडल जो है रास्ता हम अडॉप्ट करेंगे। सर्वे होगा, ठीक है। सेंसस जो होता है जनगणना, वो भारत सरकार ही करा सकती है, वो राज्य सरकार करा नहीं सकती है। ये खाली सर्वे हो रहा है, परिवारों का सर्वे हो रहा है। आर्थिक स्थिति मालूम पड़ जाएगी साथ के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। तो वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन गेम्स में खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा है कि मैं हमारे खिलाड़ियों को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा दी है। एशियन गेम्स में 100वां मेडल भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है और एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस साल हमने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और एशियन रिकॉर्ड बनाए हैं। हुई मेडल्स की बौछार, इस बार 100 पार। मैं हमारे सभी खिलाड़ियों को, एथलीट्स को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है। और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। अगर मैं कहूं तो एथलेटिक्स में 29 मेडल, शूटिंग में 22 मेडल, आर्चरी में 9 मेडल और इसके साथ पहली बार 100 मेडल पार किया है। प्रधानमंत्री जी की सोच और उनके द्वारा दी गई सुविधाएं और हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और उनका दृढ़ संकल्प, इसने सुनिश्चित किया कि भारत 100 का सपना साकार करे।
टॉप स्कीम, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया जैसे अभियान ने बहुत सारे खिलाड़ियों को वो मंच दिया, पटल दिया और सुविधाएं दी कि उनको चिंता छोड़कर केवल अपनी खेल पर ध्यान किया और हर भारतवासी को सीना गर्व से चौड़ा किया जब मेडल जीता। अब देखिए, टेबल टेनिस के वुमेन्स डबल्स में हो या बैडमिंटन की टीम में हो, ये भारत के लिए पहली बार मेडल जीता है और इसके साथ साथ शॉट पुट में महिला ने 72 साल के बाद वापस मेडल जीतना। और हम वैसे ही हमारे मेंस में 4x400 मीटर जो रिले टीम थी उसने भी 61 साल के बाद, और डीकैथलॉन में तो 49 साल के बाद, और अब हमारे जो एक्वेस्टेरियन में ड्रेसाज की टीम है उसने 37 साल बाद, और मेंस बैडमिंटन सिंगल्स में 40 साल बाद भारत को मेडल मिला। इस एशियन गेम्स में इतिहास बनाने पर और भारत की मेडल टैली 100 पार करने पर सभी खिलाड़ियों को मेरा सलाम और सभी भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की मौत को लेकर विपक्ष राज्य सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों में लोग मर रहे हैं। 8 दिन में 150 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री दिल्ली में नक्सलवाद पर चर्चा करने गए हैं। जितने लोग नक्सलवाद से नहीं मर रहे उससे ज्यादा अस्पताल में मर गए हैं। सुनाते हैं आपको संजय राउत का बयान। पार्लियामेंट्री शब्द यूज किया है। मैंने चड्डी की नाड़ी बोला है, नाड़ा, चड्डी का नाड़ा। यहाँ की सरकार की चड्डी का नाड़ा जो है वो दिल्ली में वो कभी भी खींचते हैं, कभी भी टाइट करते हैं। तो मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री भाग भाग के दिल्ली चले जाते हैं। यहाँ दर दिन सरकारी अस्पतालों में लोग मर रहे हैं। 150 से ज्यादा लोग 8 दिन में मर गए। नागपुर, नांदेड़, 10 दिवस, संभाजीनगर और भी जगह से खबरें आ रही हैं। और सरकार कहाँ है? मुख्यमंत्री दिल्ली में नक्सलवाद के ऊपर चर्चा करने के लिए। जितने लोग नक्सलवादी हमले में नहीं मरे हैं महाराष्ट्र में, उतने लोग 8 दिन में सरकारी अस्पतालों में मरे। क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? हाईकोर्ट ने क्या कहा है? आप जिम्मेदारी इस तरह से झटक नहीं सकते। जब भी देखो मुख्यमंत्री कहाँ है? अमित शाह से मिलने गए हैं। मुख्यमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री दिल्ली में गए हैं। मुख्यमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सदन में बैठे हैं दिल्ली में। यहाँ कौन है? यहाँ कौन सरकार चलाएगा? जिम्मेदार कौन है? इतने लोगों की मौत हो गई है। नक्सलवाद को तो निपट लेंगे हम लोग, आप क्या निपट लेंगे? राम मंदिर बनाने से कोई राम नहीं बनता। अयोध्या में राम का मंदिर जनता बना रही है और भारतीय जनता पक्ष पार्टी की जो काम की जो दिशा और दशा है वो रावण लीला की तरह जाता है। रावण जिस तरह से अत्याचार कर रहा था उनके राज्य में लोगों में, आज वही अत्याचार आज की सरकार महाराष्ट्र में और दिल्ली में कर रही है। तो रावण कौन है ये सबको पता है। राहुल गांधी सत्ता पे नहीं है। हाँ, लंका पे राज जिसका है ना वो रावण। यहाँ हमारी सत्ता नहीं है, ना महाराष्ट्र में है ना दिल्ली में है। हमारी सत्ता आ जाएगी तब राम राज्य बनेगा। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे थे संजय राउत को बयान देते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की आजादी के 75 वर्ष एवं संस्कृति एवं उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के लिए एक राष्ट्रव्यापी और लोगों के नेतृत्व आदि के पहल के रूप में मनाया गया, जहां मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपनी मिट्टी को नमन किया और पंच प्रण भी लिया। वहीं शपथ और राष्ट्रीय गान के साथ पूरा कार्यक्रम मनाया गया। जो देश के काम आ सका, जिसके लिए पर संग्रहित किया। देखिए, मेरा माटी मेरा देश का प्रोग्राम चल रहा है और आज उन सभी कलशों का संकलन था ब्लॉक लेवल पर, और यहाँ से एक कलश के अंदर ये सारे संकलित होकर जनपद में जाएंगे। जनपद में इसी तरीके से अलग अलग ब्लॉकों से आकर वो फिर
प्रदेश में जाएंगे और फिर दिल्ली जाएंगे, जहाँ पे कर्तव्य पथ पर मोदी जी के साथ इन कलशों की एक यात्रा निकलकर इनको ऐसी जगह पे ले जाया जाएगा जहाँ पे एक वन की तैयारी की जाएगी। देखिए, मेरे माटी मेरा देश का प्रोग्राम चल जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा शुक्रवार को हापुड़ के बाबूगढ़ के कुचेरसर रोड चौपला की सर्विस रोड पर पहुंची, जहां उन्होंने खस्ताहाल सड़क का निरीक्षण किया और लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जाए। क्षतिग्रस्त सड़क की वजह से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है, लगातार हादसे भी हो रहे हैं और बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। वहीं रायबरेली में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के पहले संपूर्ण समाधान दिवस पर कई फरियादी पहुंचे। तो वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर लालगंज तहसील पहुंची थी। जिलाधिकारी के तहसील पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर लाइनों में खड़े थे। तो वहीं आपको बता दें कि संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर कुल 330 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें 18 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है और वहीं शेष सभी शिकायतों के निस्तारण के लिए टीम गठित कर दी गई है। संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर राजस्व व पुलिस से संबंधित सबसे ज्यादा शिकायत आई है, जिनको जिलाधिकारी ने प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। तहसील दिवस में आज विभिन्न रूप की शिकायतें आई हैं, जिसमें राजस्व से संबंधित, पुलिस से संबंधित, बिजली विभाग से, हमारे विकास के विभिन्न विभागों से जैसे कि सिंचाई और पंचायती राज, इन सभी से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आज भी काफी थी, क्या लगता है कि जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनको जिम्मेदारी नहीं निभा रहे? देखिए, इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। जितनी भी शिकायतें आई हैं जिसमें ये अवगत कराया गया है कि पूर्व में शिकायत की गई है, उन सबकी भी साथ में रिपोर्टें निकाल के देखी गई हैं। तो मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि तहसील से लोगों की शिकायतों पे कार्य नहीं हुआ है। हाँ, किसी शिकायत के संबंध में जो निस्तारण है, उसके आगे जो कार्रवाई व्यक्ति चाहते हैं, उसके संबंध में लोग मिलने आए हैं और आज पूरा प्रयास किया गया। आप भी देख सकते हैं, पूरा सभागार भरा हुआ है, समस्त विभाग के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा निस्तारण किया जाए। देखिए, रायबरेली में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के जन्मदिन पर शुरू किए गए स्वच्छता पखवाड़ा का महिला महाविद्यालय में समापन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमाशंकर कहार, अपर जिला जज ने छात्राओं को स्वच्छता का संदेश भी दिया। इससे पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से विधिक जागरूकता रैली निकाली गई और विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमाशंकर कहार ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों में साफ सफाई को लेकर जागरूक करना है। 7 दिनों तक चले इस अभियान में अलग अलग विद्यालय जाकर छात्रों को स्वच्छता का संदेश देकर साफ सफाई के फायदे भी बताए गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तरुण सक्सेना जी के दिशा निर्देशन में दिनांक 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित स्वच्छता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत आज का एक जागरूकता कार्यक्रम इस महाविद्यालय में आयोजित किया गया है, जिसमें महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उनके द्वारा दी गई प्रेरणा के अनुरूप हम लोगों को किस प्रकार अपने परिवार की, अपने घर की, समाज की, मोहल्ले की, शहर की, राज्य की, देश की स्वच्छता किस प्रकार रखनी है, इस उद्देश्य से। वहीं अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां रेस्टोरेंट पर दबंगाई दिखाते हुए युवकों का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के मुताबिक दबंगई रेस्टोरेंट के आसपास के गांव के रहने वाले हैं, जो रेस्टोरेंट संचालक पर दबाव बनाने के लिए लाठी डंडे व धराधार हथियारों के साथ रेस्टोरेंट पहुंचे थे। पूरी घटना में एक युवक ने तमंचे से फायरिंग कर दी। वहीं दबंगों ने रेस्टोरेंट के स्टाफ को भी दौड़ाया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और फरार दबंगों के तलाश में जुट गई है। उसमें तो सब मुझे कुछ नहीं। किधर से आए थे वो लड़के? वो तो इधर से रोड जा रहे थे निकल के। मैं तो कोई मतलब ही नहीं उनसे।
मेरा क्या मतलब बताओ? ना आपने देखा था उन्हें? मैंने नहीं देखा, मैंने तो वो भाग हो रही तब ध्यान गया था उधर को, मुझे उसको नहीं, सतेंद्र को पता है पूरा, वो देख ले। ये 5 सितंबर की घटना है। इसमें रात को लगभग 8 बजे के आसपास एक ढाबा है 24 करके, उस पर कुछ लोग आपस में वहाँ झगड़ रहे थे और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आमादा थे, मारपीट कर रहे थे और उसमें से किसी पक्ष के द्वारा वहाँ फायरिंग भी की गई थी। पुलिस ने मौके पर जाके जब वहाँ पर देखा तो उसमें वो लोग वहाँ से भाग गए थे। इस संबंध में पुलिस की ओर से दोनों ही पक्षों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसमें 10 से 12 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उनकी पहचान की गई है, 2 लोगों की उसमें से अभी गिरफ्तारी की गई है। शेष की बुलंदशहर में धोखाधड़ी में वंचित 10,000 के इनामी भूमाफिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भूमाफिया भोले भाले लोगों को फंसाकर फर्जी बनाम कर रुपया छकता था और आवास विकास द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि के फर्जी बेनामे करता था। पिछले 1 वर्ष से वंचित चल रहा था ये भूमाफिया, जिसे खुर्जा नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दिल्ली के श्री राम कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए, थाना खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा एक कुख्यात भूमाफिया जिसका नाम अरमान उल्ला खां है, जो थाना खुर्जा नगर क्षेत्र का ही रहने वाला है, जिसके ऊपर थाना खुर्जा नगर से ही 5-6 मुकदमे ज़मीन की धोखाधड़ी से संबंधित पंजीकृत हैं, जिसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घोषित किया गया था। बीती रात मुखबिर की सूचना के आधार पर खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है और इस कुख्यात भूमाफिया के विरुद्ध हम लोग गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई करते हुए इसके द्वारा अपनी आपराधिक गतिविधियों से जो संपत्तियां अर्जित की गई हैं उसे भी सरकार। अगली खबर मध्य प्रदेश पन्ना से है, जहां जमीनी विवाद के चलते एक बेटे ने अपनी मां की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी, जिस पर वृद्ध पिता ने पुलिस जाकर एफआईआर दर्ज करवाया और जिसके बाद रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना की गई है और अपर 17 जज पन्ना के न्यायालय के प्रकरण का विचरण हुआ है और धारा 302 के तहत आरोपी बेटे को आजीवन कारावास और 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। पन्ना जिले के लिए न्याय के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज पन्ना में द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा एक कलयुगी बेटे को अपनी मां की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। घटना ग्राम पटना तेमोला सलिया की है। घटना के संबंध में जानकारी यह है कि उक्त ग्राम के निवासी सुरेश चौरसिया, जिनके पुत्र राहुल चौरसिया एवं सुकेन चौरसिया के बीच में जमीन जायदाद के संबंधी एक विवाद था, जिसमें राहुल चौरसिया आरोपी के द्वारा सुकेन चौरसिया की जमीन को लिए जाने के संबंध में अपनी माँ से विवाद किया गया था और माँ से कहा गया था कि पूरी जमीन मेरे नाम करो, किंतु माँ ने कहा इस संबंध में आप अपने पिता सुरेश से बात करें। इस बात पर क्रोध आने के कारण राहुल चौरसिया के द्वारा अपनी मां को धक्का देकर उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के उपरांत इस प्रकरण को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पन्ना हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा चंद्रयान 3 की मदद से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा था, वहां सफलतापूर्वक लैंडिंग करके पहले देश बनने का गौरव हासिल किया है। इसरो की इस टीम के सदस्य विदिशा जिले के रहने वाले प्रफुल्ल जैन, जो विदिशा के STI कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद वर्ष 1989 में इसरो में शामिल हुए थे, तब से ही वहां काम कर रहे हैं। चंद्रयान की सफलता के बाद व्यापार एवं उद्योग मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जैन और उनके सदस्य द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम में उनका भव्य सम्मान किया गया। उसके पूर्व विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी द्वारा एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष, इसरो और चंद्रयान विक्रम लैंडर सहित अन्य विषयों को लेकर कई सवाल किए और उन रोचक सवालों का रोचक जवाब भी उन्हें मिला। वहीं प्रफुल्ल जैन से इसरो में काम करने के अपने अनुभव के बारे में भी बातचीत की गई। मध्य प्रदेश और पूरे शहर के आप और हमने हमारे देश का गौरव, हमारे जिले का गौरव STI से पास आउट डॉक्टर प्रफुल्ल जैन, इन इसरो डायरेक्टर जो है उनका यहाँ सम्मान समारोह रखा गया है। इससे पहले 1 घंटे उनने विदिशा के विभिन्न स्कूल कॉलेज के बच्चों को यहाँ मार्गदर्शन दिया। बच्चों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर करे, उन्होंने हर क्वेश्चन आंसर का बहुत जवाब दिया। इसके बाद ये सम्मान समारोह हमारा आयोजित है।
और हमारे लिए बड़ा गौरव है कि आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं। विदिशा की मिट्टी और बेतवा के पानी से तो हम बचपन ही मेरा यहाँ पे जन्म मेरा गंजबासौदा में हुआ, यही मैं पला बढ़ा। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा गंजबासौदा से मैंने की। इसके बाद फिर SATI में से मैंने इंजीनियरिंग की। तो विदिशा से तो बहुत लंबा मेरा लगाव रहा ही है। और मेरे माता और पिता यहाँ पे गंजबासौदा में थे। बासुदा में वो कॉलेज में प्रोफेसर थे और वहीं से वो रिटायर भी हुए। यहाँ पिछले 10 साल के पहले तक तो वो गंजबासुदा में ही थे। विदिशा से इसरो तक का सफ़र कैसा रहा और कब आप इसरो में शामिल हुए? तो मैं इसरो में मार्च 1989 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और हैदराबाद के सेंटर में इसरो के में वहाँ मेरा चयन हुआ था। 1988 में मैंने यहाँ से इंजीनियरिंग SATI से इंजीनियरिंग की थी। पहले मैं यही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को डिंडोरी पहुंचे। साथ ही पुलिस ग्राउंड में आयोजित वन विभाग की ओर से चरण पादुका कार्यक्रम और राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और वन मंत्री विजय शाह भी मंत्री के साथ शामिल हुए। करोड़ के इस सौगात के हम साक्षी बनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को शासकीय कन्या महाविद्यालय के गुलवारा में बने सर्वसंवैधानिक नवीन भवन सहित गुरुद्वारा और बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के 1200 करोड़ रुपए की लागत से लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्य समारोह कन्या महाविद्यालय के नवीन भवन परिसर में आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कॉलेज की 3 छात्राओं के साथ वर्चुअल संवाद भी किया और नवीन भवन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान कॉलेज के नवीन भवन के साथ बहोरीबंद की माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन, कटनी दमोह मार्ग पर माजगवा फाटक पर ओवर ब्रिज का लोकार्पण, मॉडल स्कूल के छात्रावास सहित अन्य विकास कार्य शामिल हैं। विकास की गंगा बह रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सांसद प्रदेश अध्यक्ष PD शर्मा जी हम पूरे नगर निगम क्षेत्र में विकास की गंगा बहा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था मिल रही है, हमको वहाँ पे नहीं मिल रही, यहाँ पे मिल रही है, पर हम लोगों को दूर। मेरा नाम नीति नायक है, नाम कंचन। मैं फाइनल ईयर आने जाने में आप लोगों को सुविधा सुविधा भी होगी, बस वगैरह चलेंगी। बाकी सब आप लोग बाकी सब सही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। मैं अनाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।